रखा था और जहाँ वो अपने बाप से मिलने आती थी जब वो कराची से सियालकोट आता था। निखत को मुतवक्का तौर पर यहाँ का रुख करते देखकर मेरे दिल में अचानक एक ख्याल उभरा कि कहीं इकबाल कराची से आया हुआ तो नहीं था। अगर ऐसा था तो मैं इधर ही इससे दो हाथ करने के लिए खुद को सही तौर पर तैयार करने लगा, लेकिन पहले इसके लिए जरूरी था कि उसकी बात की तस्दीक हो जाती। क्या ये वही गैंगस्टर इकबाल बाज था या कोई और इकबाल था? यहाँ की गलियां चौड़ी थी, इर्द गिर्द छोटे बड़े मकानात और खूबसूरत बंगले भी बने हुए थे। रिक्शा आखिरी सिरे वाले बंगले के सामने पहुंच कर रुक गया। वो नीचे उतरी, किराया अदा किया और बड़े से गेट की जाने पड़ गई। मैं कार को आगे ले गया और एक दरख्त के नीचे खड़ी करके नीचे उतर आया। गिरदोपेश का जायजा लिया। चंद ही लोग आते जाते दिखाई दिए। कुछ और कारें भी बंगलों के अंदर बाहर खड़ी थी। मैं मजकूरा बंगले की तरफ चल दिया। निखत अंदर दाखिल हो चुकी थी। मैंने सामने से गुजरते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में बंगले की तरफ देखा और इसका नंबर वगैरह ज़हन नशीन कर लिया। बंगला एक मंजिला था, सुर्ख सफेद रंग और आगे फुलवारी से बनी हुई थी। बमुश्किल 4-5 कनाल ही का होगा। मैं आगे निकल गया। इसके बाद एक गली में घूमा। ये निस्बतन तंग गली थी। वहां से गुजरता हुआ मैं दूसरी जानिब आया तो ये बंगलों के पिछवाड़े की गली थी, जिसे उर्फ़े आम में गंदी गली कहा जाता है। इस तरफ सेल और थोड़ा बहुत सीवरेज का पानी भी जमा था। मैं मतलूबा बंगले की अगली दीवार के करीब आ गया। दिन का वक्त था। रात होते तो मैं नकब लगाने की कोशिश करता, मगर इरादा अपनी मिला नहीं था। मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा कि अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, क्योंकि मेरा अंदर जाकर सुन लेना अजहद ज़रूर हो गया था। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ गया। मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। सामने के मकान वाले कमरे की खिड़की से कोई मुझे देख या दीवार फाड़ने की कोशिश में शक में पड़कर शोर मचा डालता या पुलिस को मुतल्ला कर सकता था। इसलिए मैं आम राहगीर की तरह चलता हुआ दोबारा दूसरी जाने पड़ा तो अचानक बंगले की जनूबी दीवार में मुझे एक पतली गली दिखाई देगी। मैं बगैर सोचे समझे इसमें जा घुसा। यहाँ मुझे एक खिड़की नजर आ रही थी। पुख्ता खुला कि ये खिड़की दरहकीकत एक सिंगल पट वाले दरवाजे की थी। बाहर की निस्बत इस गलियारी में मैं महफूज था। मेरे लिए सिंगल पट का दरवाजा खोलना चंदा दुश्वार नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई बारी नहीं था कि ताला भी लगा होता। मैंने इसकी लाख वाली जगह पर जेब से एक तार निकाल कर जोर आजमाई शुरू कर दी। इसे अच्छी खासी खड़बड़ की आवाज तो उबर रही थी, मगर मैं एक मोहतात अंदाजा लगा चुका था कि ये बंगले का एक तरीन सुनसान गुस्सा होगा। किसी का कम ही इस तरफ आना हो सकता था। बाकी बाहर वाले मेरी ये कार्रवाई देखने से कासिर ही थे। ताहम इस तरफ देखने के लिए अव्वल तो इनका ध्यान कम ही जाता, होता भी तो इन्हें गर्दन घुमाना पड़ती। पीछे घर के साथ वाली एक आम सी गलियारी थी। यहाँ घर का मकीन कुछ भी कर सकता था। मैं दरवाजा खोलकर इसका द्वार बेकार कर चुका था और इस तरह की दोबारा इसे सही हालत में फिट कर सकूं। धड़कते दिल से मैं अंदर दाखिल हुआ तो हल्की रोशनी पड़ रही थी। मैं दरवाजा अंदर से दोबारा बंद कर दिया। अब मेडिका स्टोर के अंदर मौजूद था। मैंने सबसे पहले लाख और खांचा दुरुस्त करके दोबारा लगाया। बाहर से कुंडी यूं भी नहीं लगी हुई थी और इसकी जरूरत भी शायद नहीं समझी गई थी, क्योंकि दरवाजा अंदर से ही लॉक था। ताला भी दरमियाना और जंग कालून नजर आ रहा था। लगता था अरसे से इसे खोला से ही लॉक था। ताला भी दरमियाना और जंग कालून नजर आ रहा था। लगता था अरसे से इसे खोला ही नहीं गया। बहरहाल मैंने बंद ताले समेत कुंडी लगा दी, कब्जा दुरुस्त किया और फिर अंदर खुलने वाले दरवाजे को गौर से देखने लगा। इसके बाद इसे कान चिपका कर दूसरी जानिब की सुनगुन देने लगा। दूसरी जानिब गहरा सकून था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और अंदर की जानिब खुला। शुक्र था कि इसे बाहर से कुंडी नहीं लगाई गई थी। होती भी तो मैं कोई न कोई तदबीर इसके लिए कर ही लेता। मैं खुले हाल में था। ये लाउंज के साथ ही मुल्हिक महसूस हुआ। दाएं बाएं और सामने के रुख पर कमरों के दरवाजे और बरामदा था। एक कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। जब निखत इस बंगले के बारे में अपने दोस्त लड़के वसीम को बता रही थी तो मुझे यही अंदाजा हुआ था कि बंगला ज्यादातर खाली ही पड़ा रहता है, या कोई एक आध नौकर चाकर या चौकीदार होता होगा। यकीनन इस वक्त भी इसी वजह से सन्नाटा और खालीपन था। बरामदे की बड़ी सतून की जानिब के सिक्कर में मजबूरा कमरे की खिड़की के करीब आन खड़ा हुआ, क्योंकि अगर कोई बैरूनी दरवाजे या अंदर से बरामद होता तो बिहार में छुप चुका होता, क्योंकि मेरी अकल में ऊपर जाने वाले जीने का एक खला था। अंकल, मैंने बताया ना आपको कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। कान लगाने पर मुझे उस लड़की निखत की आवाज सुनाई दी।